स्वागत है आप। तो आज से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्राणी जगत। इसी को हम इंग्लिश में बोले तो एनिमल किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल किंगडम। ठीक है, तो जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी, आपको क्या करना है, कॉपी लेनी है और वो नोट साथ के साथ उतारते जाना है। ठीक है, तो लेसन नंबर 4 है हमारा प्राणी जगत या एनिमल किंगडम। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, साथ के साथ कमेंट करते जाएंगे। जिस बच्चे को अगर आंसर आता है तो वो कमेंट करता जाएगा। ठीक है ना? तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि आपने एक नाम सुना होगा, पंच जगत प्रणाली। पंच जगत प्रणाली वो किसने दी थी? देखो, पंच जगत प्रणाली जो है क्या? वैसे ये पंच जगत प्रणाली है क्या? ये दी थी R.H. व्हीटेकर ने। R.H. व्हीटेकर ने। अच्छा, दी किसने थी? R.H. व्हीटेकर ने दी थी। ठीक है, बट पंच जगत प्रणाली है क्या? जो R.H. व्हीटेकर थे, इन्होंने क्या किया, दुनिया में जितने भी जीव हैं, उनको सभी को 5 ग्रुप में, 5 भागों में बांट दिया। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। ये 5 भाग कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? सबसे पहला मोनेरा। सबसे पहला क्या था? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा फंजाई। चौथा प्लांटी। एंड 5वां जो ग्रुप था इनका लास्ट, वो था एनिमेलिया। ठीक है, तो R.H. व्हीटेकर ने क्या किया, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको 5 ग्रुप में बांट दिया। अब देखो क्यों बांटा? ताकि इनका अध्ययन करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब इतने सारे जीव है दुनिया में, इतने सारे जीव है अलग अलग प्रकार के, सभी का अगर हम एक एक का अध्ययन करें तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक एक का अध्ययन करें। जिंदगियां बीत जाएगी, इसमें बहुत सालों लग जाएंगे। तो हमने क्या किया, जो एक जैसे लक्षण वाले जो जीव थे उनको एक ग्रुप में, दूसरे लक्षण वाले जीवों को दूसरे ग्रुप में, तीसरे लक्षण वाले जीवों को तीसरे ग्रुप में रख दिया। तो ऐसे करके 5 ग्रुप बना दिए इन्होंने। किसने बनाए? R.H. व्हीटेकर ने। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जो मोनेरा ग्रुप जो होता है, इसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इसकी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। बाकी इन चारों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इससे पहले जो मैंने कहा कि आपको कि एक क्लास में ले चुकी हूँ, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। और अगर इनमें भी आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो इसके अंदर इसी चैनल के ऊपर मैंने जब सामान्य विज्ञान की क्लासें ली थी तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है। देखो, हालांकि मैं थोड़ा और बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका पुराने टाइप की कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका नए टाइप की कोशिका है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसके अंदर होता क्या है कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से जो केंद्रक का जो भी मटेरियल होता है वो सारा का सारा कहाँ आ जाता है? कोशिका द्रव्य के अंदर आ जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक झिल्ली भी होगी और केंद्रिका भी होगी। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःप्रदवी जालिका हो गई, गोल्जी काय हो गया, है ना। इस प्रकार के कोई भी कोशिकांग जो होते हैं वो किसमें नहीं पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी प्रकार के कोशिकांग जो है वो उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो होता है वो कौन सा होता है? 70S प्रकार का होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हो गई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बात। तो हमने क्या देखा कि जो मोनेरा होता है वो कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और बाकी जो चारों है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सभी जो है वो कौन सी कोशिका हो गई? यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है? अब देखो, मोनेरा के अंदर सारे जीवाणुओं को रखा गया है। इसके अंदर किसको रखा गया है? जीवाणुओं को रखा गया है।
मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है एंड जीवाणु जो है वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो जीवाणुओं को, माइकोप्लाज्मा को, सभी को किस में रखा गया है? मोनेरा के अंदर रखा गया है। ठीक है, बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा भी कैसी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका है। प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक कोशिका है। और प्रोटिस्टा के अंदर जैसे आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, तो वो सभी के सभी किस में रखे गए हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, फंजाई क्या होती है? अपनी सामान्य भाषा में अगर देखें तो फंजाई को हम कहते हैं फफूंद। ठीक है, फंजाई कह दो या फफूंद कह दो। तो फफूंद तो आप सभी ने देखी होगी, जैसे हमारे खाने पर भी लग जाती है, जब रोटी खराब हो जाती है तो उस पर लग जाती है, अचार के ऊपर लग जाती है। मशरूम जो होता है वो भी एक फफूंद है ना। मैं नॉर्मल सी जानकारी दे रही हूँ, एक्चुअल में ये तो हम जो सेकंड चैप्टर है हमारा उसी में हम इनको पढ़ते हैं, तो वो मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे टाइम मिलेगा वो क्लास में मैं ले लूँगी, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी देना चाहती हूँ कि ये है क्या। तो फंजाई का मतलब होता है नॉर्मल भाषा में फफूंद। ठीक है, प्लांटी जो है प्लांट्स किसे कहते हैं? पेड़ पौधों को। तो इस जगत में क्या रखे गए हैं? सारे के सारे पेड़ पौधे रखे गए हैं। अब प्लांटी जगत को भी फिर से 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को आप भले पहले बोल दीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये 5 कैटेगरी होती है किसकी? प्लांटी की। उनमें हम इस पेड़ पौधों को इनमें पढ़ते हैं। एनिमेलिया के अंदर किसको रखा गया है? एनिमेलिया एनिमल से आया है। एनिमल यानी कि जंतु। तो दुनिया में जितने भी जंतु हैं, ठीक है, उनको रखा गया है एनिमल के अंदर, एनिमेलिया के अंदर। तो ये जो चैप्टर है ना हमारा, वो एनिमेलिया के बारे में ही सारी जानकारी देता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? प्राणी जगत या एनिमल किंगडम। एनिमल शब्द आया तो एनिमल को किस में रखेंगे? एनिमेलिया के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम के बारे में, यानी कि दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको किस प्रकार से विभाजित किया गया है, किस आधार पर विभाजित किया गया है, उनमें ऐसी क्या संरचनाएं होती है, उनके क्या कार्य होते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखो, अब मैं एक सारणी बना रही हूँ यहाँ पे। एनी मेल एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया जो है इसी को हम मेटाजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजोआ। एनिमेलिया को ही क्या कहा जाता है? मेटाजोआ भी कहा जाता है। ठीक है, एनिमेलिया एक किंगडम है, यानी प्राणी जगत है पूरा का पूरा। एनिमेलिया एक किंगडम है। ठीक है, जगत है, पूरा जगत है। इस जगत के नीचे छोटे छोटे से ग्रुप आएंगे जिनको हम कहेंगे फाइलम। क्या कहेंगे? फाइलम। ठीक है, तो एनिमेलिया पूरा जगत हो गया और इसके अंदर जो है छोटे छोटे ग्रुप्स आते हैं जिनके अंदर जीवों को बांटा जाता है। मैंने क्या कहा? एनिमल्स बहुत सारे हैं, उनको हमें बांटना पड़ेगा क्योंकि हमें उनका क्या करना है? वर्गीकरण करना है। और वर्गीकरण हम इसलिए करते हैं ताकि उनका हम जब अध्ययन करें तो हमें आसानी हो, समय की बचत हो। ठीक है, तो अब इसके नीचे जब एनिमेलिया पूरा जगत है, किंगडम है, तो किंगडम के नीचे वाले ग्रुप को हम कहते हैं फाइलम। तो अब इसके कितने फाइलम हैं? टोटल कितने फाइलम हैं? हमें इस लेसन के अंदर कितने फाइलम पढ़ने हैं? 11 फाइलम पढ़ने हैं। कितने? 11 फाइलम पढ़ने हैं। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि आप तो कह रहे थे इंग्लिश में नहीं लिखूंगी, मैं हिंदी में पढ़ाऊंगी। चलो भाई, आप है ना 11 फाइलम को ऐसे लिख लो भली, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बट कुछ ज़्यादा ही हिंदी तो फिर नाम याद करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। 11 फाइलम में इसको बांटा गया है, या यूँ कह सकते हैं एनिमेलिया में कितने फाइलम पढ़ने हैं हमें? 11 फाइलम। अब इन 11 फाइलम को, या यूँ कह सकते हैं एनिमेलिया को, फिर से हम यानी कि जो मेटाजोआ है फिर से हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला जिसे हम कहेंगे पेराजोआ, बता दूंगी धीरे धीरे ये क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा धैर्य बना के रखिए।
पैराजोआ, और दूसरे को हम कहते हैं यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ, देखो समझो इस चीज़ को ध्यान से। जो एनिमेलिया है जिसमें हमें जंतुओं को पढ़ना है वो जगत है, और जगत के नीचे आते हैं फाइलम, ग्रुप, छोटे छोटे से ग्रुप। तो इसमें कितने ग्रुप हैं? 11 ग्रुप है। उन ग्रुप को क्या कहते हैं? 11 फाइलम कहते हैं। ठीक है, अब इन 11 फाइलम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इन 11 फाइलम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? देखो, पैराजोआ के अंदर जो जीव आते हैं, अच्छा एक चीज़ तो आपको ये तो पता होगी कि कोशिकाएं जो है, हमारा शरीर जो है वो कोशिका का बना होता है। हमारा शरीर किसका बना है? कोशिका का। आपका शरीर, मेरा शरीर, एक कुत्ते का शरीर, एक बिल्ली का शरीर, एक पक्षी का शरीर, है ना, सभी का, सभी जितने भी जंतु हैं जिनका शरीर जो है वो कोशिका का बना हुआ है। सजीव का शरीर कोशिका का बना होता है। ठीक है, कोशिकाएं जो होती है, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती है तो वो क्या करती है? उत्तक का निर्माण करती है। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलेगी तो एक जैसी कोशिकाएं, एक जैसा कार्य करने वाली, एक जैसी संरचना में भी सेम होनी चाहिए, तो वो किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, अंग बनाते हैं। ठीक है, अच्छा कोशिका को क्या कहा जाता है? सेल। उत्तक को टिश्यू, इंग्लिश में भी अगर पढ़ना चाहें तो। अंग का मतलब होता है ऑर्गन, एंड अंग तंत्र। अंग जो होंगे आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। मैं उदाहरण भी दूंगी आपको। अंग तंत्र का निर्माण करेंगे यानी कि ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और अंग तंत्र जो होते हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पूरे शरीर का। किसका? पूरे शरीर का। ठीक है, जैसे कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं ने क्या किया? ये ऐसे कोशिकाएं पड़ी हैं, ठीक है, ये ऐसे कोशिकाएं पड़ी हैं। तो कोशिकाएं जब आपस में मिलती है, अच्छा कोशिकाएं क्या ऐसे चिपकने से हो जाएगी क्या? केवल कोशिकाओं के चिपकने से क्या उत्तक का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा। कोशिकाएं चिपकने से उत्तक का निर्माण नहीं होता है। इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होना चाहिए, उसके बीच में अंतराकोशिकीय द्रव भी भरा होना चाहिए, तब जाके एक उत्तक बनाती है। तो ये इस तरह से मान लो कोशिकाएं मिली और इसने क्या किया? उत्तक का निर्माण कर दिया। ऐसे ऐसे उत्तक बन गया एक। ये मान लो एक उत्तक बन गया। ये है एक उत्तक, ठीक है, ये उत्तक बन गया। फिर उसके बाद में ऐसे बहुत सारे जब उत्तक मिलते हैं आपस में तो वो किसका निर्माण कर देते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो ये अंग है, ये मैं बना रही हूँ क्या? ये कौन सा अंग हो गया? आमाशय। तो आमाशय क्या है? एक अंग है। आमाशय का काम क्या है? पाचन का काम करने का काम है। आमाशय किस तंत्र के अंदर काम करता है? ये पाचन तंत्र के अंदर। तो पाचन तंत्र में इसका काम क्या है? भोजन का डाइजेशन करना, भोजन का पाचन करने का काम है। तो ये भोजन का पाचन करेगा। तो ऐसे ही भोजन का पाचन करने वाले और भी बहुत सारे अंग आएंगे, जैसे छोटी आंत्र हो गई, बड़ी आंत्र हो गई, है ना, ऐसे बहुत सारे अंग आएंगे। जब वो आपस में मिलेंगे, एक ही काम करने वाले अंग जब आपस में मिलेंगे तो वो पूरे अंग तंत्र का निर्माण कर देंगे। अब अंग तंत्र का मतलब जैसे कि एक जैसा काम करने वाले जो अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र। अभी ये पाचन का काम कर रहा है तो अब जो तंत्र बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं? मुख होता है, उसके बाद भोजन नलिका होती है, उसके बाद आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, ये सभी आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फिर वो क्या बना देगा? पूरा का पूरा अंग तंत्र बना देगा। ठीक है, चलो ये तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, मैं छोटा सा ले लेती हूँ। जैसे मान लो कि इसके अंदर हम ले लेते हैं फेफड़े, ठीक है, फुफ्फुस, मान लो फेफड़े अंग है। तो अब यहाँ पर जो अंग तंत्र बनेगा वो कौन सा बनेगा? इसके अंदर मुख आ जाएगा यानी नाक आ जाएगी, है ना, इसके बाद जो नलिकाएं हैं, ट्रेकिया जिसे बोलते हैं, फिर फेफड़े आ जाएंगे, है ना, यहाँ डायफ्राम आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक क्या बन गया? तंत्र बन गया। ऐसे तंत्र बहुत सारे होते हैं हमारे शरीर में, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया। ऐसे बहुत सारे तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं 11 फाइलम। तो 11 फाइलम में हमें ये देखना है कि जो जंतु हैं वो किस प्रकार के हैं, उनका अंग स्तर कौन सा है, क्या वो सिर्फ कोशिकाओं से बने हैं, क्या इनके शरीर के अंदर सिर्फ कोशिकाएं हैं, या उनके शरीर में
कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण कर चुकी है, या उत्तक जो है अंग बना चुके हैं, क्या उनके शरीर में कोई अंग है, और अंग है तो क्या वो अंग तंत्र का निर्माण कर चुके हैं, या अंग तंत्र जब बन जाएगा तो वैसे शरीर तो पूरा बनना ही है, शरीर तो इनके अंदर भी होगा, बट उनका शरीर किस स्तर का है ये हमें पढ़ना है। तो ये रामायण इसीलिए मैंने गई यहाँ पे कि आपको पता रहे कि किससे क्या मिलकर बन रहा है। तो अब देखो, जो हम पहले वाला जो पढ़ रहे हैं पैराजोआ, पैराजोआ की हम बात कर रहे हैं, तो पैराजोआ के अंदर जो फाइलम रखा जाएगा, अच्छा अभी मैंने बताया ना कि ये 11 फाइलम होते हैं, तो 11 में से आपको बांटने हैं कि इस पैराजोआ में कितने रखे गए हैं और यूमेटाजोआ में कितने फाइलम रखे गए हैं। पैराजोआ को अलग क्यों रखा गया है और यूमेटाजोआ को अलग क्यों रखा गया है? तो पैराजोआ के अंदर जो फाइलम रखा गया है उसका नाम क्या है? पोरीफेरा। सबसे पहला आता है पोरीफेरा, सबसे पहला फाइलम क्या आता है? पोरीफेरा। अब पोरीफेरा जो फाइलम है उसको पैराजोआ में क्यों रखा गया है? इसलिए क्योंकि पोरीफेरा के अंदर केवल और केवल क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन क्या नहीं पाए जाते हैं? उत्तक नहीं बनते हैं, कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करती है, केवल कोशिकीय स्तर का इनका शरीर होता है, कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करती है। कोशिकाएं बिखरी पड़ी रहती है शरीर के अंदर, पर कोशिकाएं मिलकर उत्तक नहीं बनाएगी। तो पैराजोआ के अंदर पोरीफेरा रखा गया है, पोरीफेरा केवल कोशिकीय स्तर का होता है, इसमें उत्तक का निर्माण नहीं होता है। दूसरी चीज कि पोरीफेरा जो है सबसे पुराना फाइलम है, सबसे पुराना फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा है, ठीक है, सबसे पुराना फाइलम जो है वो पोरीफेरा है। पोरीफेरा जो है इसका सामान्य नाम क्या है? इसे हम स्पंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज। अच्छा एक चीज़ और, आज मैं पोरीफेरा स्टार्ट नहीं करने वाली, या कोई भी ऐसा जो कोई भी फाइलम है वो स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। बस आज हम नाम याद रखेंगे, करेंगे कि कौन सा जीव, कौन कौन से फाइलम है, और उसकी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, ठीक है ना, हल्की हल्की सी जानकारी लेंगे बस। तो पोरीफेरा जो है उसमें कोशिकाएं उपस्थित होती है, उत्तक नहीं होते हैं, सबसे पुराना फाइलम है, और इसमें जो है स्पंज, इसका सामान्य नाम जो है वो स्पंज भी है। अब पोरीफेरा की अगर मैं थोड़ी सी जानकारी दूं तो पोरीफेरा शब्द जो है, ये पोरीफेरा है ना, ये शब्द जो है वो आया है पोर से। देखो पोरी के अंदर क्या आया है? पोर। पोर का मतलब क्या होता है? छिद्र। क्या होता है? छिद्र। ऐसे जीव जिनके पूरे शरीर के ऊपर क्या हो? छिद्र उपस्थित हो। ऐसे जीव जिनके पूरे शरीर के ऊपर क्या हो? छिद्र उपस्थित हो, उन्हें हम कहते हैं पोरीफेरा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आपको पता है कि जो लाइफ है, जीवन जो है, उसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई? सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई? समुद्र के अंदर, या यूँ कह सकते हैं कि जल के अंदर हुई, है ना, जल के अंदर हुई। तो अब ये जो जीव है ये क्योंकि सबसे पुराने हैं, इतने जंतुओं में सबसे पुराने ये हैं, सबसे नए तो हम लोग हैं, कोर्डेटा है सबसे, है ना, तो ये सबसे पुराने हैं। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? जल के अंदर। तो ये कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर छिद्र पाए जाते हैं। अब इनका शरीर कैसा होता है? देखो ये पानी में होते हैं, ये मरीन वाटर में भी हो सकते हैं, यानी कि ये खारे पानी में भी हो सकते हैं, ये मीठे पानी में भी हो सकते हैं, ये समुद्र में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका शरीर कैसा होता है? ये जैसे ये देखो, जैसे मान लो कि एक मटका लो और उस मटके के ऊपर जगह जगह पर छिद्र कर दो, है ना, ऐसे जीव होते हैं ये। तो इनके ऊपर, शरीर के ऊपर क्या होते हैं? ऐसे छिद्र होते हैं, यूँ इस प्रकार से छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं वो सब कुछ आगे बताऊंगी मैं। इन छिद्रों का काम क्या है? पहली चीज़ तो ये जलीय हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हिल डुल नहीं सकते, इनमें गति नहीं पाई जाती है। अब आप सोच सकते हो कि ऐसे जीव जो गति नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, एक स्थान पर चिपके हुए रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो ये चिपके हुए रहते हैं एक ही स्थान से, ये कहीं जा नहीं सकते हैं। तो जाएंगे नहीं तो फिर इनके पास भोजन कैसे आएगा? इनके पास पोषण कैसे आएगा? इनके पास ऑक्सीजन कैसे आएगी? ये अपना गंदा पदार्थ कैसे बाहर निकालेंगे? तो देखो इनके अंदर होता क्या है कि जो ये छिद्र होते हैं, इन छिद्र से शरीर के अंदर क्या जाता है? पानी जाता है। क्या जाता है? पानी जल जाता है इनके शरीर के अंदर। और फिर यहाँ पर आपको एक बड़ा सा छिद्र दिखाई दे रहा होगा, इस छिद्र से पानी जो होता है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो जल जब अंदर जाता है तो ये अपने साथ बहुत सारी ऑक्सीजन लेके जाता है, अपने साथ
पोषक पदार्थों को लेके जाता है। तो इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, यहाँ पर साइड में हम देखेंगे बाद में, कोइनोसाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो क्या करती है, कोई कोशिकाएं जो होती है वो पोषण को ले लेती है और गंदे पदार्थों को इस पानी में डाल देती है, तो वो यहाँ से होकर बाहर निकल जाता है पानी। तो ऐसे होते हैं पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का अगर मैं जब बाद में नाम लूँगी तो आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि पोरीफेरा यानी कि जैसे ऐसे जीव जिनके ऊपर क्या हो, पोर हो, पोर का मतलब छिद्र हो, ऐसे जीव जिनके ऊपर छिद्र हो और जो जलीय हो और स्थानीय हो। स्थानीय का मतलब कि एक स्थान से, स्थानीय नहीं कहना चाहिए मुझे, एक्चुअली में यूँ कहना चाहिए कि जो एक स्थान पर चिपक कर बैठे रहते हों, जो हिल डुल नहीं सकते, गति नहीं कर सकते, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं पाई जाती है। ठीक है, सबसे पुराना फाइलम है। कोशिकाएं उपस्थित होती है पर उत्तक अनुपस्थित होते हैं, केवल कोशिकाओं का शरीर बना होता है बहुकोशिकीय, ये भी ध्यान रखना है। कैसे है ये बहुकोशिकीय, पहले मैंने लिखा नहीं, मैं चलो अभी लिख लेती हूँ। ये कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं, कोशिकाएं बहुत सारी है इनके अंदर, इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन सिर्फ कोशिकाएं ही हैं, उत्तक नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोरीफेरा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इनको क्या कहा जाता है, स्पंज भी कहा जाता है। ठीक है, ये मिटा दूं मैं। चलो अब देखो, केवल एक ही फाइलम ऐसा है, 11 में से केवल एक फाइलम ऐसा है जो पैराजोआ के अंदर रखा गया है। बाकी 10 फाइलम जो है, 10 फाइलम जो है वो किस में रखे गए हैं, यूमेटाजोआ में। 10 फाइलम जो हैं वो किस में रखे गए हैं, यूमेटाजोआ में। अब इसके अंदर तो जो शरीर था वो केवल कोशिकीय प्रकार का था, लेकिन जो इनमें शरीर जो आएंगे वो किस किस प्रकार के होंगे, उत्तक भी प्रेजेंट होंगे इनके अंदर अंग भी होंगे, इनके अंदर शरीर जो होगा वो अंग तंत्र स्तर का भी होगा। ठीक है, तो ये तो केवल उत्तक कोशिका का बना था, लेकिन कोशिकाएं आगे जाकर जब मिलती है तो उत्तक बनाती है, उत्तक अंग बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। तो जो यूमेटाजोआ है, यूमेटाजोआ बेचारा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा लिख लेती हूँ। यूमेटाजोआ जो है इसके अंदर जो 10 फाइलम रखे गए हैं, इन 10 फाइलम का शरीर जो होगा किसी का उत्तक स्तर का होगा। आगे पढ़ेंगे हम किस किस का उत्तक का होता है, कौन अंग बनाता है, कौन अंग तंत्र बनाता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस ये ध्यान रखो कि इसके शरीर उत्तक स्तर का भी होगा, अंग स्तर का भी होगा, अंग तंत्र स्तर का भी होगा। ठीक है, सबसे पहला जो इसके अंदर फाइलम आता है, सबसे पहला वो कौन आता है, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। सबसे पहला नाइडेरिया, या इसी को हम क्या कहते हैं, सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। पहला पोरीफेरा, अच्छा याद इसी क्रम में रखने हैं, सबसे पहला पोरीफेरा, फिर नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, फिर आगे के जो भी फाइलम है अभी बताऊंगी मैं। ठीक है, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। देखो नाइडेरिया जो है वो भी पानी में है, नाइडेरिया भी पानी में है, अभी तक हम पानी से बाहर नहीं निकले हैं। पोरीफेरा भी पानी में, नाइडेरिया भी पानी में। पर पोरीफेरा की एक चीज़ याद है आपको, अभी भी पढ़ी, कि ये जो है वो स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध का मतलब एक जगह पर चिपके हुए होते हैं, ये कहीं हिल डुल नहीं सकते। बट जो अब हम पढ़ने वाले हैं नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, ये आधे जीव जो होंगे वो गति कर सकते हैं, आधे जीव एक ही जगह पर चिपके रहेंगे। इनमें से आधे जीव गति कर सकते हैं और आधे जीव एक ही जगह पर चिपके रहेंगे। ठीक है, अब देखो नाइडेरिया जो शब्द है वो आया है नीडोब्लास्ट से। किससे, नीडोब्लास्ट से। मेरे साथ के साथ उतारते जाएंगे आप, या फिर स्क्रीनशॉट का टाइम दूँ तब स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें रफ करनी पड़ेगी। इतना बोर्ड पे जगह नहीं है कि मैं यहाँ पे, आपको पता है 10 फाइलम बताने मुझे, है ना। तो नाइडेरिया आया है नीडोब्लास्ट से। नीडोब्लास्ट क्या कोशिकाएं होती है, नीडोब्लास्ट एक्चुअली कोशिकाएं होती है। तो अगर मैं इस नाइडेरिया का एक एग्जाम्पल दूँ ना, एक क्या मैं 2 एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। एक तो होता है हाइड्रा एंड एक है जेलीफिश। एक तो है हाइड्रा और एक है जेलीफिश। अब ये नाइडेरिया का या नीडोब्लास्ट का मतलब क्या है, तो देखो जैसे मैं हाइड्रा का एक डायग्राम बनाऊं,
ये तो कुछ गलत ही बन गया, पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ। चलो मैं नॉर्मली सब ऐसे ही बना लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली यूं डायग्राम बनाऊँ इसका, तो इस प्रकार से इसके ऊपर टेंटिकल लगे होते हैं चारों तरफ। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बहुत गंदा सा डायग्राम बनाए, बाद में मैं अच्छा सा बना के आपको बता दूंगी। बट अगर अपन इसका थोड़ा सा देखें तो इसके ऊपर इस प्रकार से, मैं कुल मिला के ये टेंटिकल बताना चाहती हूँ अभी। ये टेंटिकल होते हैं इस प्रकार से, ऐसे टेंटिकल लगे होते हैं चारों तरफ, हाइड्रा के चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हाइड्रा के जो टेंटिकल होते हैं, यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ कोशिकाएं पाई जाती है इनके टेंटिकल के ऊपर। इन्हें हम कहते हैं क्या, नीडोब्लास्ट। क्या कहते हैं, नीडोब्लास्ट। ठीक है, और ये नीडोब्लास्ट काम क्या करती है, इनके अंदर भरा होता है जहर। क्या होता है, जहर भरा होता है। तो ये क्या करती है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई छोटा सा जीव आया, ये जीव आया भोला भाला। ठीक है, तो ये क्या करेगी, सबसे पहले नीडोब्लास्ट इसमें चुभाएगी, इसके अंदर अपना जहर डालेगी। जब ये मर जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसका माउथ होता है, ये इस टेंटिकल से पकड़कर इसको अपने मुंह में डाल देता है, ऐसे खा लेता है, और यहाँ पर इसका पाचन हो जाता है। फिर ये वही वापस इसी मुंह से ये बाहर निकाल देता है। आगे पढ़ेंगे पर कैसे निकालता है जो। ठीक है ना। तो नाइडेरिया जो शब्द है वो नीडोब्लास्ट से आया है। नीडोब्लास्ट जो होती है, इनके अंदर जहरीली कोशिकाएं होती है, जिनके अंदर एक तरह से जहर ही भरा होता है, केमिकल होता है बहुत ही बुरा। और वो क्या केमिकल क्या काम करता है, किसी भी जीव के शिकार को पकड़ने में ये सहायता करता है। तो ऐसे होते हैं नाइडेरिया। नाइडेरिया नाग से याद रखना है, नाग खतरनाक नाग होते हैं ना, सांप होते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, सिलेंट्रेटा। तो नीडोब्लास्ट जो होती है वो इसी के अंदर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको क्या लर्न करना है, हाइड्रा एंड जेलीफिश। फटाफट से उतारो इसको, उतार लिया होगा। ठीक है, अगला जो फाइलम आता है हमारा, इसको भी मैं मिटाना चाहूंगी।